प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हम कक्षा 9th में जाबिर हुसैन द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद पाठ का अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा कि सालिम अली को पक्षियों से बहुत प्रेम था और उन्हीं के संदर्भ में यह पाठ लिखा गया। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले मिथक बनावटीपन की ऐसी दुनिया, काल्पनिक जो दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाशें कि जो कृष्ण जी से संबंधित बताया गया था उससे संबंधित। तो कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति के बारे में पहले जानकारी कर लेते हैं। कमज़ोर शरीर बताया सालिम अली का, उनके बारे में कि उनके नाम को हम जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। उम्र को सती तक पहुंचने में उनकी उम्र 100 साल के लगभग हो चुकी थी। थोड़े ही दिन बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया। हो सकता है कि उन्होंने लंबी बहुत यात्राएं की थी, इसलिए उनका शरीर थक गया था, कमज़ोर हो गया था और कैंसर जैसी बीमारी जानलेवा जो जान भी ले लेती है, प्राण हर लेती है, उससे वो ग्रस्त हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कैंसर की वजह से ही उनकी मौत का कारण बताया, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। क्या बताया है कि मृत्यु नज़दीक थी तो भी उनकी आंखों में वह भय, डर नजर नहीं आ रहा था। कौन सा भय? कि मृत्यु होने वाली है उनकी, लेकिन अंतिम समय भी उनकी आंखों में वो रोशनी थी, वो भाव थे कि जिससे यह लगे कि वो पक्षियों को ढूंढ रहे हैं, उनकी रक्षा करने के प्रति समर्पित है। हिफाजत, रक्षा। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतारी थी। उनकी आंखों पर दूरबीन वो चढ़ा कर रखते थे जिससे वो पक्षियों को दूर तक देख सके। तो जब उनकी मृत्यु हुई तब उस दूरबीन को उतारा गया, अर्थात अंतिम समय तक उसी खोज में ही वो रहते थे। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, पक्षियों के बारे में जानकारी करने वाला, बारीकी से समझने वाला, समझाने वाला। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए, लेकिन अकेले होते थे तब उन्हें बिना दूरबीन भी देखा गया। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली दूर, जहाँ हम दूर देखते हैं और हमें लगता है कि वहाँ पर दूर धरती और आसमान मिले हुए, वह हमें कैसी लगती है? क्षितिज, उस जगह को हम क्षितिज कहते हैं। दूर तक जो जमीन फैली हुई और आकाश है, वो झुका हुआ आसमान है, वो उसे छूने का प्रयास कर रहा है। वैसा ही उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कयाल होते हैं। कुछ लोग प्रकृति के प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत सालिम अली को दिखाया है कि वो तो प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने में
समर्थ हो जाते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। प्रकृति भी उन्हें हंसती खेलती दुनिया के समान नजर आती थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए बनाई थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई। जो प्रकृति उन्हें हंसती खेलती नजर आती थी, वह उन्होंने अपनी मेहनत से ही बनाई थी। यह देखने का नजरिया भी उनका ही था। इसमें उनकी पत्नी का जो नाम है तहमीना, उन्होंने भी अपने पति का सहयोग किया था। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी थी। स्कूल के दिनों में ही उनके साथ पढ़ती थी। वही उनकी पत्नी बनी। सहपाठी साथ पढ़ने वाली। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव, उनका जीवन कैसा बताया है? रोमांच उत्पन्न करने वाला। ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वेल को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। कि पहली बूंद पड़ने पर भी कैसा प्रभाव होता है, इसके बारे में भी जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उन्होंने संभावना प्रकट की कि हमारे पर्यावरण को खतरा हो रहा है, नुकसान होता जा रहा है। तो जो संभावना प्रकट की है, वह भी चौधरी चरण सिंह को बताई। उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। तो वह देखकर चौधरी चरण सिंह, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी आंखें भी नम हो गई थी। अर्थात पर्यावरण के बारे में सोचकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कि ना तो सालिम अली हैं जो चिंतित थे पर्यावरण के बारे में, और ना ही प्रधानमंत्री हैं जो कहानी मात्र सुनकर अपना सुध-बुध खो देते हैं, तो ना ही वो हैं। तो बताया है कि कौन बचा है जो इस सौंधी अच्छी जो खुशबू आने वाली मिट्टी है, उसमें जो फसलें उगती हैं, उसमें एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? हिमालय और लद्दाख की पहाड़ियों में, बर्फीली पहाड़ियों में जो पक्षी रहते हैं, उनके बचाने से संबंधित वकालत करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया। किनकी पत्नी? D.H. लॉरेंस की जो पत्नी, उनसे क्या अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। यदि वो चाहती तो अपने पति के बारे में बहुत कुछ लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है कि वे कुछ
लिख ही नहीं पाती हूँ। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती। उनकी पत्नी ने क्या कहा, मुझे लगता है ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पति के बारे में मेरी अपेक्षा मेरे घर के क्या होता है घर की छत पर बैठने वाली जो गोरैया है वह ज़्यादा बता सकती है। उसका मानना था कि पति है वो उनकी अपेक्षा गोरैया के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुल और खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है, संभव है लॉरेंस मेरी रगों में मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, अपने अनुभवों को शब्दों का रूप देना, पहनाना मेरे लिए कितना मुश्किल है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। उनकी पत्नी ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि मेरे छत पर जो बैठने वाली गोरैया है वो मेरे बारे में और उनके बारे में छत पर बैठने वाली गोरैया अधिक ध्यान रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। क्या बताया कि कठिन प्राणी है उनके लिए एक पहेली जिसे सुलझाना मुश्किल होता है, उसी प्रकार से उनके बारे में समझना मुश्किल है। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। क्या होता है ये कि उनकी एयरगन से घायल होकर गिर गई थी और फिर उन्होंने अपने घर में उसे पाल लिया था। उसकी आकृति बताइए, नीले कंठ की गोरैया है, वो उन्हें नई जगह ले जाती थी। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डगमगाया नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। जैसी जिंदगी प्राकृतिक होती है वैसी ही जिंदगी जीने का एक रूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। प्रकृति के लिए एक छोटा सा टापू नहीं बल्कि एक अथाह जिसका कोई था न हो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, ऐसे सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, कि जिन्हें पता है कि वो घूमते रहते थे, यायावर जो यात्रा करने वाले हैं, उन्हें महसूस होता है कि उन्हें लगता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी जिंदा है और पक्षियों को ढूंढने के लिए निकल गए और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए और अभी लंबी दूरबीन लिए हुए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? नहीं आते हैं तो क्या हम ये सोच लें कि वो वापस नहीं आएंगे? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? कि महसूस हो रहा है कि वास्तव में ही तुम क्या वापस नहीं आओगे, अर्थात लग रहा है लेखक को कि तुम तो लौटोगे ही। पहले सभी विद्यार्थियों को लेखक परिचय करना है और फिर इसमें जो
शब्दार्थ दिए हुए हैं, उन्हें करने गणना बनाना। हुजूम जनता का जो समूह होता है, जन समूह, वह यह भीड़ वादी घाटी सौंधी सुगंधित जो मिट्टी में खुशबू महसूस होती है, मिट्टी पर पानी पड़ने से जो खुशबू महसूस होती है, वह पलायन एक जगह से दूसरी जगह चले जाते, नैसर्गिक स्वाभाविक अपने आप ही जो भावना उत्पन्न हो जाती है। हरारत जिसे आया था कि वह उसे उष्णता प्रदान कर रहे हो। आबसार झरना मिथक प्राचीन पुरा कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। शोक चंचल सती 100 वर्ष का समय। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म हमने जाबिर हुसैन का पढ़ लिया था, यहाँ पे सालिम अली का 12 नवंबर 1896 को और मृत्यु 20 जून 1987। उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गौरैया का गिरना शीर्षक में इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया। D.H. लॉरेंस 1885 में जन्म, 1930 में मृत्यु। 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं उल्लेखनीय है। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी था। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है, उसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, तुम्हें लेखक परिचय और सालिम अली व D.H. लॉरेंस का परिचय भी करना है, साथ ही शब्दार्थ भी करने हैं। धन्यवाद।